हेलो गाइस, वेलकम टू सात्विक एकेडमी चैनल और मैं हूं केवल दर्जी विद सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 17 इन द सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। और आपको अनाउंसमेंट मिली गई होगी कि हम आज से शुरू करने वाले हैं आपका जो सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए जो आपका इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली अपलोड किया है अपना न्यू जो एमसीक्यू अपडेट कर दिया है। सो आप मैंने वो वीडियो बना दिया गया है कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और हम एक एक करके आपका जो पूरा एमसीक्यू सीरीज है वो हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, और जो आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो 50 के सेशन में रहेगा। ओके, अभी मैं बता देता हूँ 50 के सेशन में यानी क्या। तो 50 एमसीक्यू हम एक एक लेक्चर करके करेंगे। ओके, इन ईच लेक्चर यानी आपका जो 50 एमसीक्यू होगा, जो भी आपका टॉपिक रहेगा तो उसमें से हम 50 एमसीक्यू हम सॉल्व करवाते जाएंगे, उतने लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ओके, यानी अभी मैं बात करता हूं कि फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका 144 एमसीक्यू है, तो इसको हम 3 पार्ट में हम डिवाइड किया है, पहले 50 फिर 50 और बाद में 44। तो वैसे हम आपको 144 एमसीक्यू हम कवर करवा देंगे। तो ये हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आपका जो फर्स्ट हम एमसीक्यू सीरीज में हम लेके आए हैं पेपर नंबर 6, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, तो वो हम आपके सभी जो 8 पेपर है तो उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे। और ये जो पीडीएफ है इसको आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना रहेगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। ओके, सो हम अपना जल्दी से 50 एमसीक्यू हम कवर कर सकेंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है सातत्य अकेडमी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6। आपका जो नया एमसीक्यू बैंक आपको मिला है, न्यू जो है आपका आईसीआई ने अपलोड किया है, तो वही से हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। ओके, सो डायरेक्ट हम चलते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट पे। ओके ओके, नाउ इज इट विजिबल? ओके, डन। चलो फर्स्ट एमसीक्यू पे हम आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड ऑफ द चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और दूसरी बात मैं बता दूं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए तो उसमें से मैंने पूरा अपने हिसाब से मैंने सभी चेक कर लिया है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसमें से जो भी गलत होगा तो उसमें से मैंने रेड मार्क कर दिया है। तो उसका आंसर आपका ये जो एमसीक्यू बुक है तो वहां पे आपको आंसर दिए गए, तो वहां पे जो आंसर है वो गलत होगा तो उसको रीचेक आपको एक बार कर लेना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा इनमें से एक डिप्रिसिएशन का मेथड नहीं है। तो डिप्रिसिएशन का मेथड में हम कौन से पढ़ते हैं, तो हम एक एक करके ऑप्शन देखेंगे कि सीकिंग फंड मेथड, यस वो होता है मेथड। फिर सम ऑफ डिजिटल मेथड, यस ये भी है। वर्किंग आवर्स मेथड, ये भी है। बट असेट लाइफ साइकिल ऐसा कोई मेथड नहीं होता, तो ये आपका सही आंसर हो गया है। ओके, इसके अलावा भी और कौन से मेथड होते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार कि एसएलएम होता है। ओके, एसएलएम होता है, एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, एन्युटी मेथड होता है। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड भी होता है। तो ये सभी आपका एक लाइन में आपका कवर हो जाएगा। तो आपको एक साथ जो बाकी की जब चीजें होती है तो उसको भी आपको रिकॉल करना रहता है, यानी इसमें से भी कुछ आ जाए ओके तो भी आपको पता चलेगा। ओके, सो ये चीज है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। रिसोर्स इज ओन, रिसोर्स ओन कौन कर रहा है? बाय द बिजनेस विद द पर्पस। पर्पस क्या है? यूजिंग इट फॉर द जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट इज नोन एज। तो फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अभी हमारे पास जो भी रिसोर्स है जो ओन कर रहा है बिजनेस, तो वो कौन सी चीज है? कैपिटल नहीं, कैपिटल तो नहीं हो सकता क्योंकि कैपिटल तो एक हमारी लायबिलिटी जैसी हो गई है। ओके, और कैपिटल तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, और उससे तो हम फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते। तो क्या है? असेट, यस एसेट इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि असेट से हम फ्यूचर में हम जो भी प्रॉफिट होते हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, लायबिलिटी नहीं हो सकता, सरप्लस नहीं हो सकता। ओके, चलो थर्ड पॉइंट, आउटवर्ड इनवॉइस इश्यू सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ। आउटवर्ड इनवॉइस सोर्स डॉक्यूमेंट किसका है?
परचेस का नहीं, परचेस बुक का नहीं हो सकता क्योंकि परचेस बुक का तो इनवर्ड होता है, यानी हम परचेस जब करते हैं तब हमको इनवर्ड इनवॉइस होता है, यानी हमको इनवॉइस मिलता है, बट हम तो आउटवर्ड इनवॉइस कर रहे हैं। हम जो इनवॉइस भेज रहे हैं किसको भेजेंगे, तो हम कस्टमर को भेजेंगे, यानी हम सेल किया होगा तभी हम भेजेंगे। सो ऑब्वियसली चीज है कि सेल्स बुक होगा, रिटर्न इनवर्ड नहीं होगा, रिटर्न आउटवर्ड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल नेचर, इसमें से कौन सा कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन हुआ है वो आपको फाइंड करना है। तो कमीशन एंड परचेस नहीं, ये तो रेवेन्यू का है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ये भी रेवेन्यू, रेंट ऑफ फैक्ट्री रेवेन्यू, ओके, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीन, यस इट इज द कैपिटल नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो वेजेस पेड किया है तो इंस्टॉलेशन टाइम पे आपने वेजेस पे किया है, तो आपका जो मशीनरी के कॉस्ट होता है उसमें ही आपका जो वेजेस कॉस्ट होता है वो आपका ऐड हो जाता है। आपने पढ़ा ही होगा, ओके, कि जो भी आपका इंस्टॉलेशन के दौरान आपका जो भी एक्सपेंस लगता है वो आपका जो मशीनरी के अकाउंट है तो उसमें ही डायरेक्ट ऐड हो जाता है, ओके, यानी फिक्स यानी कैपिटल नेचर में ही डायरेक्ट चला जाता है, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर हम फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग में आपको एक चीज में शॉर्टकट ट्रिक मैं बता देता हूं कि मेरी शॉर्टकट ट्रिक थी कि आपको क्या याद रखना है, कैग, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कैग याद रखना है। कैग यानी क्या, CAG, CAG आपको याद रखना है, ओके। सो C मतलब क्या हो गया आपका, C का मतलब आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंसी, ओके, आपको दिखाई दे रहा है कंसिस्टेंसी। A फॉर अक्रूवल और G फॉर गोइंग कंसर्न, ओके। कैग आपको याद रखना है, तो यहाँ पे मटेरियलिटी ऐसा कुछ आता नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके, क्लियर। तो हम आगे बढ़े, चलो आगे सिक्स्थ, an obligation which may or may not be materialized is an loss asset contingent liability, obviously contingent liability होता है, ओके। और दूसरी बात में आपका जो कौन सा एमसीक्यू था, थर्ड एमसीक्यू था, तो थर्ड एमसीक्यू में अभी मैं एक चीज मैं बताना भूल गया हूं कि आउटवर्ड जब इनवॉइस होता है, ओके, आउटवर्ड जब इनवॉइस होता है तब आपका सेल्स होता है, ओके, बट जब इनवर्ड इश्यू होता है तो आपका परचेस होता है, फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है। बट अभी यहाँ पे से ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कौन यानी सप्लायर और कस्टमर क्या इश्यू करता है, ओके। तो मैं एक चीज बता दूं कि ऑलवेज ऑलवेज आपका कंफ्यूजन यहाँ पर ही दूर हो जाएगा कि ऑलवेज सप्लायर जो होता है ना वो इश्यू करता है, वो क्रेडिट नोट इश्यू करता है ऑलवेज। बट कई कई कबार क्या होता है कि सप्लायर डेबिट नोट भी इश्यू करता है, बट डेबिट नोट कब इश्यू करता है वो पता है आपको, तो डेबिट नोट तब इश्यू करता है जब सप्लायर को अभी और पैसे लेने हैं, किससे, कस्टमर से। क्यों पैसे और लेने, क्योंकि उनकी जो ड्यू डेट थी ना, सप्लायर ने जो ड्यू डेट रखी थी उसमें उनको पेमेंट नहीं मिला, उनको क्या नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला, तो अभी क्या लेंगे, वो इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो उनको डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, यानी उनकी जो अमाउंट है वो एडिशनली अभी बढ़ जाएगी, यानी 10,000 था तो 11,000 अब लेने वाले, ओके। तो डेबिट नोट उनको बनाना पड़ेगा, तब वो क्रेडिट नोट नहीं बना पाएंगे। तो डेबिट नोट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत कम लोगों को पता है कि सप्लायर भी डेबिट नोट बनाता है, बट वो कम केस होता है, ओके, वो इंक्रीजिंग वैल्यू पे होता है। ये जो क्रेडिट नोट है वो डिक्रीजिंग वैल्यू पे होता है, यानी उसका तो माल कम हो गया, इसीलिए वो डिक्रीजिंग वैल्यू पे बनाता है, ओके। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि डेबिट नोट भी कभी कभार बनाते हैं, बट वो सम केस में हम बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते। और ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग नहीं सिखाते, तो मैं यहाँ पर आपको एक ये चीज बता दिया है, ओके। सो इसको आप कोई भी आपको पूछे कि सप्लायर डेबिट नोट कब बनाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत लोग आपकी बुक्स में भी नहीं दिया है कि सप्लायर भी डेबिट नोट बनाता है, बट बनाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने देखा है कि बहुत लोग डेबिट नोट भी बनाते हैं, ओके। सो ये चीज आपको याद रखनी है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके, क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसमें हम चलते हैं। चलो, जो हमारा सेवंथ एमसीक्यू है क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रांजैक्शन कौन सा है। ऊपर भी एक हमने सॉल्व किया था, कौन सा था, यस फोर्थ वाला था, कैपिटल नेचर का था, तो ये सही है। इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल वर्क, नहीं ये तो रेवेन्यू का है। इंश्योरेंस ये भी रेवेन्यू, टैक्स एंड लीगल एक्सपेंस रेवेन्यू, तो नन ऑफ द अबव, यहाँ पे कोई भी ऐसा कैपिटल नेचर का आंसर दिया गया नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। फिर 8 dash is the specially suited to mines, oil wells, and quarries, the sand pits and the similar asset of the wasting character। तो ये सब जो चीजें होती है ना उसके लिए हम यूज करते हैं डिप्लीशन, ओके। क्या यूज करते हैं, डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल पे लगता है, ओके। फिर अमोर्टाइजेशन कहाँ पे लगता है, तो इनटेंजिबल असेट पे। तो वैसे ही आपका जो डिप्लीशन है वो भी यहाँ पे लगता है, ओके।
फिर हम आगे चलते हैं, जो हमारा आपका माइंस और ऑयल्स है तो वहां पे आपका डिप्लेशन लगता है, नॉट डेप्रिशिएशन। ओके, होता है डेप्रिशिएशन की तरह ही है, बट उसका जो नाम है वो चेंज करके डिप्लेशन हो होता है। जैसे इंटेंजिबल एसेट के लिए आप डेप्रिशिएशन यूज नहीं करते, आप अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं, वैसे ही। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं 9th एमसीक्यू की तरफ। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज द क्रेडिट बैलेंस, कौन सा इसमें से क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो जिसका भी होगा देख लेंगे, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट बैलेंस होता है, ये तो नहीं होगा। लोन्स देखेंगे बाद में, परचेस अकाउंट इसका भी डेबिट बैलेंस हो, नन ऑफ द वो तो काट दो। लोन्स अकाउंट तो हम लाइबिलिटी साइड लगते हैं तो ये क्रेडिट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, ओके है, टैक्सेबल एंड लीगल एक्सपेंस है, रेंट और फैक्ट्री है, यानी ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो गया है। ओके, चलो तो आपका आंसर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं 11th एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस सर्व्ड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी इसमें से कौन सा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में आपका जो पर्पस है वो सर्व होता है। ओके, सो टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेटी टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, यस ऑब्वियसली। टू ascertain the balance of any ledger account, yes obviously. To facilitate the preparation of final account promptly, yes। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपका आंसर आ जाएगा। 12th, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्सेप्ट बिजनेस अज्यूम द एग्जिस्ट फॉर आइडेंटिफाई इन आइडेंटिफाई पीरियड, यानी सालों साल तक चलता जाएगा वैसा बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्सेप्ट में आता है तो गोइंग कंसर्न। ओके, तो गोइंग कंसर्न आपका आंसर हो जाएगा। बिजनेस एंटिटी नहीं होता, बिजनेस एंटिटी में क्या होता है कि जो पर्सन और द बिजनेस है वो अलग सेपरेट एंटिटी है, तो उसके बारे में बात करता है। मनी मेजरमेंट में भी नहीं होगा, मनी मेजरमेंट में सिर्फ मनी का जो रिकॉर्डिंग होता है तो वो मनी मेजरमेंट में ही रहता है, और नन ऑफ द अबव। ओके, ये तो आएगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 आपका जो एमसीक्यू है उस पर चलते हैं। परचेस ऑफ द लैपटॉप फॉर द ऑफिस यूज wrongly debited to purchase account, it is an error of। यहाँ पे मुझे एक चीज मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को है ना ये एरर फाइंड करने में बहुत दिक्कत आती है, तो मैंने आज एक सॉल्यूशन आपको निकल के दिया है कि उसके साथ आपका पूरा एरर का आपका जो सॉल्यूशन है, ये कौन सा एरर है, ये कौन सा चीज में आएगा, ये आपको याद रखना कि बहुत दिक्कत आएगी, तो उसको अभी मैंने पूरा सॉल्व यहाँ पे कर दिया है। तो बता देता हूँ, कमीशन नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा, प्रिंसिपल यस, ये प्रिंसिपल मिस पोस्टिंग नहीं आएगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसे मिलेगा आपको, तो मैं बता देता हूं यहां पर ही। यस, ओके, यहां पे मैंने लिखा है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में क्या होता है, देखो ओमिशन में यानी क्या ऐसा होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है ना वो अभी तक आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है अपनी बुक्स में। ओके, सो नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स यानी ओमिटेड कर दिया है, यानी अभी तक लिखा ही नहीं है उसको। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमिशन बोलते हैं। ओमिशन में आपको याद रखना है क्या, ओमिशन आपको आए तब क्या बोल रखना है याद कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन अभी तक मैंने लिखा नहीं है वो ट्रांजेक्शन मेरा ओमिशन में आएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, कमीशन। कमीशन यानी क्या, उसमें कमीशन में क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है ना वो रॉन्ग अमाउंट हो गया है, यानी आपने रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दिया, यानी आपको करना था 1350 रुपए बट आपने कर दिया 1530 रुपए, इसको बोलते हैं कमीशन, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। यानी अपने अमाउंट में अपने से ज्यादा और कम जो में से आप जो भी करते हो वो कर दिया है, यानी आपको डालना था 950, ओके, बट आपने डाल दिया 750, तो ये आपने गलत कर दिया है। ओके, सो इस चीज क्यों बोलते हैं एरर ऑफ द कमीशन। प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रिंसिपल में रॉन्ग हेड होता है। ओके, रॉन्ग हेड यानी अभी एक हमारा जो एमसीक्यू चल रहा था उसकी बात करें कि क्या बोला था उसमें कि परचेस लैपटॉप ऑफिस यूज पे लिए लिया था बट रॉन्गली डेबिट कर दिया परचेस में, बट हम लैपटॉप लेते हैं तो हमारा फिक्स्ड एसेट डेबिट होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो भी आपका लैपटॉप अकाउंट यानी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट होना था उसकी जगह हमें परचेस अकाउंट नहीं लेना, यानी रॉन्ग हेड हो गया है, तो रॉन्ग हेड को आपका ले लेना है प्रिंसिपल में। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपका ये प्रिंसिपल में आएगा। फिर होता है कंपेंसेटिंग एरर, एक होता है कंपेंसेटिंग एरर का मतलब क्या, टू और मोर मिस्टेक्स इन द बुक्स, यानी एक ही बुक में दो से ज्यादा आपको दो या फिर दो से ज्यादा आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है तो वो कंपेंसेटिंग एरर होता है, तो उसको एक एक करके रेक्टिफाई करना रहता है। तो ये आपका एरर ऑफ द कमीशन प्रिंसिपल एंड द कंपेंसेटिंग एरर का आपका यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया, अभी आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए तरफ। हम जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो 14 एमसीक्यू है, 14 यस, क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज बोथ जर्नल एंड लेजर, दोनों है, जर्नल भी है और लेजर भी है, तो वो कौन सा ऐसा बुक है, तो वो है कैश बुक।
एक लाइन में आपने पढ़ा है इंस्टीट्यूट की बुक्स में कि कैश बुक इज द बोथ जर्नल एंड द लेजर, ऐसा लाइन था एक। ओके, सो ये आपको मिल गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं 15। देखो अभी यहाँ पे मैंने लाल मार्क किया है, लाल मार्क का रेड मार्क्स मैंने किया है, तो रेड मार्क का मीनिंग क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट ने ये आपको आंसर दिया है, बट एक्चुअली आंसर है ये। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, हम एक एक करके सॉल्व भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि आंसर क्या है, बट हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। जहां पे अब दिक्कत आएगी वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। क्या बोल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000 थी। रेसिडुअल वैल्यू बोला है 10,000, यानी उसका स्क्रैप वैल्यू बोला है। इफ द डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम अंडर द डब्ल्यूडीवी मेथड, देखो डब्ल्यूडीवी मेथड के ही तहत बोला है आपको डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में साथ ही साथ मैंने रखी दिया, यानी आपका भी टाइम बचे। ओके, सो देखो नेट असेट जो है आपका, तो असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू आता है। ओके, तो नेट असेट कितना है, 1,50,000 माइनस 10,000 यानी 1,40,000 आया। अभी आपको डब्ल्यूडीवी मेथड से आपको 10% आपको काउंट करता जाना है, बट आपकी कौन सी वैल्यू पे, आपको डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे आपको काउंट करना रहेगा। ओके, नहीं आपको एक ही साल एसएलएम मेथड आपको फॉलो करने के लिए बोला नहीं है। तो डेप्रिसिएशन ये आपका कितना होगा, तो डेप्रिसिएशन जो है आपका वो 1,40,000 में से 40,000 बात होगा 10% फर्स्ट ईयर का, तो 1,26,000 है जो आपका डब्ल्यूडीवी अमाउंट है फर्स्ट ईयर का। उसमें से आपको 10% बात करना है सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, तो वो है 12,600, तो आपका है 1,13,400, तो आपका ये डब्ल्यूडीवी सेकेंड ईयर का है। फिर उसमें से थर्ड ईयर का आपका 10% आपको बात करना है जो है 11,340 रुपीज। तो आपका बचेगा जो आपका फाइनल अमाउंट है वो डब्ल्यूडीवी कितना रहेगा, 10,20,60। ओके, यानी 1,02,060 रुपीज आपका बचेगा। तो अभी आपको थर्ड ईयर का ही पूछा है, तो आपका थर्ड ईयर का कितना है, 11,340, 11,340, 11,340। तो देखो ये आपका आंसर है 11,340। उन लोगों ने आंसर ये दिया है, बट ये गलत आंसर है। ओके, इंस्टीट्यूट ने ये आंसर 12,150 दिया है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे वो लोग ने आंसर दिए। सो ये गलत आंसर है, तो आपको रीचेक कर लेना, आपका आंसर 11,340 ही आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं 16 एमसीक्यू की तरफ। 16 एमसीक्यू क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ द मशीन बी है जो 90,000 है, एक्सपेंस है उसका इंकर एट द टाइम ऑफ द परचेस टू कैपिटलाइज किया है 10,000, यानी 90,000 तो था हमारे पास, सॉरी 90K लिख रहा हूं, प्लस 10K का एक्सपेंस था, तो वो हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना हो गया 1 लाख। अभी क्या बोल रहा है कि रेसिडुअल वैल्यू है 20 लाख, तो 20,000 तो माइनस 20K कर देंगे, तो बचा कितना 80K। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं, यूजफुल लाइफ है 8 साल, 8 साल है, और एसएलएम मेथड पे, एसएलएम यानी सभी ईयर में आपका सेम ही डेप्रिसिएशन आएगा, तो डिवाइडेड में 8 ईयर्स कर दूं तो आपका 10,000 आएगा। तो आपका आंसर ये है 10,000। ओके, 10,000 डेप्रिसिएशन हर साल आपको माइनस करते जाना है, कब तक, 8 साल तक बात को डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका जो 17 का है वो कैपिटल ऑन द फर्स्ट January 2023 was the 24,000 एंड कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल जो आपको दिया है 31 दिसंबर का जो है 12,000 है। प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर 6,000, यानी 6,000 आपको प्रॉफिट दिया है, लॉस होता तो माइनस में फिगर आपको दिया होता। ओके, सो फ्रेश कैपिटल आपको दिया है, इंट्रोड्यूस किया है 1,200 रुपए, देन द अमाउंट ड्राइंग वॉज कितना होगा। ओके, तो इसका भी हमने सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कितना होगा। तो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि ड्राइंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग। अभी आपको पता होगा कि आप बैलेंस शीट बनाते हो। ओके, सो बैलेंस शीट में आप यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे असेट आप लिखते हो, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस आप न्यू कैपिटल करते हैं, माइनस ड्राइंग करते हैं, माइनस लॉस करते हैं, और क्लोजिंग कैपिटल आपका बाहर आ जाता है। तो आपको सिंपल आपको क्या करना है कि ये सबको आपको एज अ लाइन में आपको लिख लेना है इस प्रकार से। ओके, सो आपको डायरेक्टली आपको सिर्फ ये जो ड्राइंग था, ओके, ये जो आपका ड्राइंग है, तो ये आपका कहां पे चला जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चलेगा, क्लोजिंग कैपिटल जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा। बस इतना ही चेंजेस आपको करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, ओपनिंग कैपिटल आपने बोला कि 24,000 था। ओके डन। फ्रेश कैपिटल 1,200 था, प्रॉफिट 6,000 था, क्लोजिंग कैपिटल 12,000 था, और लॉस तो नील था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 19,200 आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट आप करोगे तो 19,200 आपका आ जाएगा। तो देख लेते हैं 19,200 आपका आंसर होना चाहिए। देखो 19,200 आपका आंसर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 18 जर्नल एंट्री ऑफ द वेजेस, जर्नल एंट्री ऑफ वेजेस 10,000 फॉर द पेड ऑफ इंस्टॉलेशन मशीनरी विल बी, क्या होगा?
यानी क्या होगा, वेजेस 10,000 पेड किए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी, तो मशीनरी में काउंट होगा। अभी हमने देख के आए एक ऐसा एग्जांपल कि जहां पे ऐसा ही था, तो हाँ कैपिटल नेचर हमको फाइंड करना था, तब हमने आंसर ही ये था। ओके, तो देखो वो डायरेक्ट इंक्लूड हो जाए तो मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो आपका जो भी आंसर रहेगा वो इसमें आ जाएगा। वेट, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, क्लियर, चलो, तो ये रहा आपका आंसर, बी जो आंसर है आपका आंसर मिल गया। ओके चलो, वेट, एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना आपको? नहीं कट रहा है। ओके, वेट, अभी शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, क्लियर। ओके, तो ये आपका आंसर था 19,200। अब 18 में, वेजेस 10,000 पेड इंस्टॉलेशन मशीनरी विल बी, तो ये अभी मैंने बोला मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा उसके तहत वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका बी आंसर है वो देख लेना। क्रेडिट बैलेंस आपको बोला है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट यानी क्या होता है, पीएनएल होता है, पीएनएल में डेबिट क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और क्रेडिट क्या होता है, इनकम होता है, तो उस हिसाब से जो भी आपको मिले तो वो आपको देखना है। और उसका क्रेडिट बैलेंस पूछा है, तो एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस नहीं आता, डेबिट बैलेंस होता है वो, लॉस इन द बिजनेस नहीं होता है, इनकम इन द बिजनेस यस ऑब्वियसली, असेट ऑफ द बिजनेस नहीं होता है। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री इन द केस ऑफ द बुक। ओके, सो इसमें आपका आंसर जो है सी है कि चेक ऑफ द 3,000 रिसीव्ड बिफोर फ्रॉम द मिस्टर वाई एंड नाउ लॉज इनटू बैंक। अभी देखो सेम यहाँ पे दिया है चेक 2,000 है रिसीव्ड फ्रॉम द एक्स एंड लॉज इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो हुआ है ना ट्रांजेक्शन, तो ये आपका अज्यूम हो रहा है कि भाई ये जो डायरेक्ट टू बैंक में आपका पैसे आए हैं ना, वैसा एक आपको केस दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर नहीं आएगा। आपको पहले चेक मिल गया और उसके बाद अपने वो बैंक में आपने जमा करवाया, तो वो ऐसा एक आपका बैंक और कैश यानी दोनों का एक मर्जर हो रहा है, तभी आपको कॉन्ट्रा एंट्री आएगा। ये जो दूसरा केस है आपको मुझे वो डायरेक्ट वाला लग रहा है कि डायरेक्ट ही बैंक में पैसे आ गए, वैसा ही केस है। ओके, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक है वो केस मुझे लग रहा है, सो वो नहीं आएगा। 21, गुड परचेस किया है उसका कॉस्टिंग जो है वो 60,000 है, कैश पेड किया है 45,000, रिसिप्ट ऑफ द कैश डिस्काउंट 9,000 है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट। तो आपको यहाँ पर रिवर्सल मेथड का यूज करना रहेगा। अभी क्या बोल रहा है, तो आपका गुड्स का वैल्यू 60,000, आपने केस पे किया है कितना, 60,000 का केस पे किया आपने 45,000। ओके, आफ्टर द कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलने के बाद आप 9,000 का आपको कैश डिस्काउंट मिला है, तो उसके बाद आपने क्या किया है कि पे किया है 45,000 रुपीज, बट आपका एक्चुअली गुड्स का वैल्यू कितना था, 60,000 था। तो अभी देखो मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि 45,000 या चलो कर ही लेते हैं, आपको बता ही देता हूं। देखो ये गुड टोटल कॉस्टिंग है, तो टोटल कॉस्टिंग 60,000 था, उसमें प्लस टीडी ये अभी आपको खाली रखना है, बॉक्स बना के आपको खाली रखना है, वो आपको फाइंड करना है। ओके, फिर क्या बोल रहा है कि ये आपका टोटल आ जाएगा 40, ये भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कितना है, तो उसके बाद ये टोटल भी आपको खाली रखना है। फिर आपको कैश डिस्काउंट मिला था, ये गिवन था। ओके, सो 9,000 गिवन था, तो पेड इन कैश ये भी गिवन था, तो अभी रिवर्स करना है, रिवर्सल प्रोसीजर पे जाना है, यानी इसमें 45,000 में 9,000 ऐड करोगे तो अब आपका 54,000 आ जाएगा, और 54,000 ये और 60,000 तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो ये 6,000 आ गया, तो 6,000 का आपको परसेंटेज ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल गया कि 6,000 मिला, बट 6,000 कितना परसेंट है, तो 6,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 100, तो 10% आपका है। तो अभी देखो ना डायरेक्टली आप देखो 60,000 में से मैं 10% बात करूँ, 10% करूंगा तो 6,000 आ गया, और 6,000 में से मैंने मेरा बात करूंगा तो 54,000 आ गया, और 54 में से मैंने 9,000 का क्या दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है, तो वो कितना आ गया 45,000, तो 45 एक्चुअली तो पे किए, तो आ गया आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी समझी है, ऐसा भी कोई हार्ड नहीं था। चलो 22, एरर इन और ऑफ ओमिशन, ओमिशन अभी बताया मैंने,
अभी कोई किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी ओमिशन बता दिया। ओमिशन का मैंने बताया था, अभी क्या बताया था ओमिशन का, तो ओमिशन का मैंने बताया था कि आपका कुछ भी एंट्री नहीं पोस्टेड हुआ है, कुछ भी ओमिटेड ही है, यानी आपने एंट्री करना ही भूल गए हो आप, तो वो आएगा ओमिशन में। तो देखते हैं एक एक करके, तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट तो हम एनिमेशन मेथड यूज करना है कि आपको एक एक करके चला जाना है और देखना है। पहले तो नन ऑफ द वो नहीं आएगा, क्योंकि कुछ पहले देख लेने का, जो नन ऑफ तीनों में से कुछ भी ना हो तो नन ऑफ द आंसर होगा। बट अभी हम देख लेते हैं। सेल्स 5000 हैव राइटन इन द परचेज जनरल। ओके, सेल्स जो है 5000 जो लिख दिया है परचेज जनरल में, तो ये नहीं होगा, तो ये तो कौन सा होगा, आपका प्रिंसिपल होगा, तो ये तो नहीं है। चलो, वेजेस पेड टू श्याम डेबिट टू हिज अकाउंट, ओके, ये भी नहीं होगा। टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, ये है आपका आंसर, क्योंकि अभी तक पोस्टेड किया ही नहीं है, तो वो आपका ओमिशन में आ जाएगा। 23rd क्या बोला है, क्रेडिट सेल है का गुड्स टू अमीर वर्थ 600 है, रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड कर दिया है परचेस बुक में, रेक्टिफाई एंट्री, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पहले तो रॉन्ग एंट्री पता होनी चाहिए कि रॉन्ग एंट्री क्या हुई है। ओके, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है वो आपको पता होना चाहिए। वेट, मैं एडजस्ट कर ले, ओ यस, कंप्लीट क्लियर। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, तो परचेस अकाउंट डेबिट किया है 600 रुपए से टू सेल्स अकाउंट 600 से, बट करेक्ट क्या करना था आपको, करेक्ट क्या करना था कि अमीर अकाउंट डेबिट 600 से करना था और टू सेल्स अकाउंट 600 से करना था। ओके, तो ये आपकी करेक्ट एंट्री है और ये आपकी रॉन्ग एंट्री है। तो अभी रेक्टिफाई हम कर लेते हैं। तो पहली चीज, ये जो आपका गलत है ना, उसको आपको यानी ऑपोजिट साइड कर देना है, और जो आपका सही है उसको सही साइड करना है। तो आपका पहली चीज, आपका यहाँ पे गलत क्या था, तो परचेस था, तो परचेस को आपको क्या करना है, क्रेडिट कर देना पड़ेगा, क्योंकि उसको नलीफाइड तो करना पड़ेगा ना, ऐसे हम बुक में रख तो नहीं सकते। तो पहले परचेस को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर जो हमारा सही था वो सेल्स अकाउंट तो सही था क्रेडिट में, तो अभी अमीर अकाउंट अभी हमको सही करना पड़ेगा डेबिट करके, कितने से, 1200 रुपए से। क्यों 1200 रुपए से, क्योंकि जो हमने परचेस को हमने काटने के लिए भी हमको चलेगा ना। देखो मैं एग्जाम्पल क्या आपको बताता हूं। अभी देखो, ये मेरा है, ओके, अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ऐसा समझ लो आप। अभी ये मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है। ओके, तो यहां पर मैं क्या बताऊंगा कि मैंने परचेस किया था कितना था, 600 से। ओके, और सेल्स कितना बताया मैंने, 600 से। अभी मुझे ये 600 बात करने के लिए यहाँ तो मैंने लाऊंगा ना, परचेस 600 करूंगा, ओके, तभी मेरा 1200 हो जाएगा। तो ये तो कट हो गया, बट ये एक्चुअली 600 था, वो तो मुझे अभी रिकॉर्ड मैंने करा ही है, तो ये रिकॉर्ड हो गया। ये परचेस का रेक्टिफाई मुझे नलीफाई करने के लिए मुझे ऑपोजिट में 600 लाना था, तो इसीलिए मेरा टोटल जो है वो 1200 रुपए आ गया है। ओके, क्लियर। अभी किसी को डाउट है, नहीं है, ओके चलो। किसी को भी डाउट हो तो डायरेक्ट कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन ओपन ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही दिक्कत भी है कि आपको बहुत चीजें सभी खुद से करनी रहती है। 24th क्या रहता है, परचेस ऑफ द मशीनरी वर्थ 5000 वाज ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स, द रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, परचेस ऑफ द मशीनरी की थी 5000 से, बट अभी तक बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो रिकॉर्ड किए नहीं है, तो उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, सिंपली आपको पोस्टेड कर देना है, सिंपल आपको पोस्टेड कर देना, वो आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। उसमें कुछ आपको अकाउंट चेंज करना वो सब नहीं आ रहता। तो परचेस मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर देखते हैं परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, नहीं, खुद गलत बात है। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, यस। मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट नहीं होता, नन ऑफ द अबव नहीं, आंसर बी आपका आंसर है, करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेस फ्रॉम द ए 2000 पास थ्रू द सेल्स बुक, द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर रिजल्ट इन, देखो अभी क्या बोल रहा है कि रेक्टिफिकेशन एरर करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा वो बोल रहा है। अभी रेक्टिफिकेशन के पहले क्या आएगा वो नहीं बोल रहा है, यहां ध्यान से उसकी लैंग्वेज को आपको पकड़ना पड़ेगा। ओके, क्या बोल रहा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर रिजल्ट इन, ओके, रेक्टिफिकेशन एरर सोल्व करने के बाद आपका रिजल्ट अभी क्या आएगा, तो क्या बोला था, गुड्स परचेस फ्रॉम ए 22,000 पास थ्रू सेल्स बुक, यानी क्या किया पता है कि परचेस में जो एंट्री करनी थी 2000 की वो हमने कर दी सेल्स में कर दी। यानी पहले क्या हुआ था पता है, बिफोर द रेक्टिफिकेशन एरर क्या हुआ था कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि आपने
परचेज जो है यानी आपका जो एक्सपेंस है वो कम दिखाया और जो आपका इनकम है यानी सेल्स जो है वो आपने ज्यादा दिखाया 2000, तो आपका प्रॉफिट पहले क्या हो गया था, बढ़ गया था। बट अभी रेक्टिफिकेशन तो हमने कर दी, सॉर्ट आउट कर दी, तो अभी क्या सिचुएशन हुआ, तो अभी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितने से, 2000 से आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं, डिक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट, यस ये पहला आंसर है। नॉट इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, गलत बात है। इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ ये आता आंसर, बट कब आता, बिफोर द रेक्टिफिकेशन, बिफोर दी ROE यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इंक्रीज इन द सनराइज डेबिट, सनराइज डेबिट का कुछ है ही नहीं तो फिर कौन से आएगा, नहीं गलत बात है। चलो, अकोमोडेशन बिल ड्रॉस फॉर, अकोमोडेशन बिल क्या होता है पता है, अकोमोडेशन बिल है ना, दो यानी दो पार्टीज होती है, उनका म्यूचुअल बेनिफिट यानी उनको पैसे की नीड है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉन करता है, और जो ए होता है तो वो डायरेक्ट पैसे बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, और बाद में दोनों आपस में अपना जो रेशियो है उसके हिसाब से बांट लेते हैं। जो भी एक्सपेंस जो होता है यानी जो आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको लिए कट हुआ था तो वो भी आपस में बांट लेते हैं। और दूसरी बात कि जो भी जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब जो बी पोर्शन है यानी बी वाला जो पार्टी है, तो बी वाला पार्टी डायरेक्ट बैंक को क्या कर देगा, पैसे पे कर देगा। ओके, तो ये चीज होता है। तो बोथ द पार्टी ऑफ द बोथ द पार्टीज आर नीडेड फंड, तो ये आपका आंसर है। ओके, चलो आगे। इन द स्टॉक टेकन को वेंचर इट विल बी ट्रीटेड एज, तो इसकी एंट्री जो होती है वो ये होती है कि को वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और ज्वाइंट वेंचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट इनकम होता है, तो इसके हिसाब से हम देख लेंगे। एंड इनकम ऑफ द ज्वाइंट वेंचर, यस ऑब्वियसली क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट हमारा इनकम साइड होता है। इन एक्सपेंस ऑफ द ज्वाइंट वेंचर नहीं, इन द इग्नोर फ्रॉम नहीं, इट विल बी ट्रीटेड नहीं। चलो ये आपका ये आंसर है। 28 कुंतल ड्रॉस ऑन बिल ऑन श्याम, फिर श्याम ने किसको, कुंतल ने ड्रॉस किया है श्याम पे, फिर कुंतल के पास बिल आया तो उसने एंडर्स कर दिया राम पे, राम ने एंडर्स कर दिया रहीम को। द पेई ऑफ द बिल विल बी द रहीम, जो लास्ट बचा है वही आपको जो बैंक यानी जो भी श्याम है, ओके या कौन सा है, एंडर्स कर दिया ना, ओके तो वो पे लास्ट में पे किसको करना है, तो रहीम को आपको पे करना रहेगा। फिर आपका है 29 ए एंड बी परचेज प्राइस ऑफ द लैंड 30,000 एंड सोल्ड इट फॉर द 60,000। ओके, ओरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूटेड 12,000 एंड बी 8,000 द प्रॉफिट ऑन द वेंचर। वेंचर का डायरेक्ट प्रॉफिट पूछा है तो ए और बी का आपको इग्नोर करना है, डायरेक्ट वेंचर का ही प्रॉफिट पूछा है तो डायरेक्ट का क्या करना है आपको, 60,000 ने सेल किया है और परचेस किया था 30,000 हो, तो डायरेक्ट 30,000 का आपका प्रॉफिट, डायरेक्ट आंसर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक फीचर ऑफ द ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचर्स। यस, द को वेंचर्स मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट द इनिशियल कैपिटल, ऑब्वियसली है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कैपिटल करना, कोई भी नहीं भी करता और कोई गुड्स लाता है तो वैसा चीज भी होता है। जेवी इज द डिजॉल्व वंस पर्पस ऑफ बिजनेस इज ओवर, यस ऑब्वियसली, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर। द पर्सन whom द बिल इज एंडर्स, जिसपे पे बिल हमने एंडोर्स किया है वो एंडोर्सी है, और जिसने एंडोर्स किया है वो एंडोर्सर है। ओके क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जूम कर लो तो आपको दिखाई दे। शायद ये आपको दिखाई देगा, देगा देगा। चलो 32 MCQ, अभी 50 MCQ हमको करना है, उसके बाद हम एक एक करके लेक्चर ले लेंगे। ओके, एक एक करके 50-50 लेक्चर्स हम कवर करते जाएंगे। वैसे सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा कि 50-50 लेक्चर्स ही होगा, किसी में भी कम ज्यादा नहीं होगा। ओके, सो बी फ्री एंड जिन लोगों को भी आपको वीडियो सेंड करना है यानी आपका जो फ्रेंड हो, कलीग्स हो, जो भी हो, तो उसको आप सेंड कर दीजिएगा ये वीडियो, और सभी को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे अनाउंसमेंट आपको आएंगे और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके, अभी क्या बोल रहा है, ए एंड बी एंटर इन द जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है। तो जॉइंट वेंचर इज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द 3:2 रेशियो है। परचेस कर रहा है, ए परचेस का कितना कर रहा है, 2 लाख। ओके, फिर बी ने सोल्ड किया 95% ऑफ द गुड्स यानी 2,50,000, बट अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में 5% तो पड़ा है, 5% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना था, 2 लाख था, 2 लाख तक 5% कितना होता है, 5×2 10 यानी 10,000 रुपए हुआ है, तो 10,000 भी अभी क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास पड़ा हुआ है।
फिर क्या बोल रहा है, ए एंटाइटल टू गेट 1% कमीशन ऑन परचेज। ए को कमीशन पे करना है 1% के कौन से बेसिस पे, परचेस के बेसिस पे। ओके, बी एंटाइटल गेट तो 5% कमीशन ऑन सेल्स, जितना उन्हें सेल्स के उसका 5% उसको कमीशन देना है। फिर ए ड्रॉ कर रहा है बिल ऑन द बी अमाउंट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 80% यानी 2 लाख का 80%। ओके, 2 लाख का 80% वो क्या बिल ड्रॉ कर रहा है, बट उसको डिस्काउंट करवाने गया बैंक के पास ए, तो उसको 1,50,000 मिले। तो जो भी ऊपर का यानी जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो आपका डिस्काउंटिंग चार्ज रहेगा, जो बैंक ने काट लिया होगा तो वो रहेगा। ओके, तो व्हाट इज द ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ओके, तो देख लेते हैं। चलो, तो आपको ऐसे सम आए तो डायरेक्टली आपको क्या बनाना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपको बना देना है। ओके, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ तो इजीली आपको थोड़ा बहुत विजिबल हो जाए। ओके, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपको बना देना है। ओके, ज्वाइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट इनकम होता है। पहली चीज हमने क्या पढ़ा, ए ने परचेस किया 2 लाख का, तो ए लिख दो यहाँ पे 2 लाख। फिर हमने पढ़ा बी ने सोल्ड किया 95% गुड्स ऑफ दी, बी ने सोल्ड किया है 95% ऑफ द गुड्स एट द 2,50,000 रुपीज में। तो बी ने सोल्ड किया है तो ये सेल्स आ गया यानी इनकम आ गया, इनकम पोर्शन तो 2,50,000 90% है, बट अभी भी 5% रिमेनिंग बचा है किसका, 2 लाख का। ओके, तो 2 लाख का 95% अभी तो 5% अभी बचा है, तो 10,000 आ गया, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर, तो ये भी हो चुका है। अभी क्या बोल रहा है, ए ने कमीशन को मिला है, ए को कमीशन कितना मिला था, 1% मिला था, किसके बेसिस पे, तो परचेस के बेसिस पे। तो परचेस कितना था, 2 लाख था, तो 2 लाख के 1% यानी 2,000 रुपीज। और बी का कमीशन कितना था, तो उसने जितना सेल किया उसका 5%, तो 2.5 लाख रुपए था, उसका 5% यानी 12,500 उसका हो गया। अभी मैंने बोला था जो ने ए ने ड्रॉ किया था बी पे बिल। ओके, ए ने कितना किया था, ए ने बी पे ड्रॉ किया था कितने, 80% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 2 लाख, तो 2 लाख कितना आता है, 1,60,000। बट बैंक से कितना मिला, बैंक से मिला कितना, 1,50,000। देखो, बी से मिला कितना, 1,50,000 मिला बैंक से। तो ये जो डिफरेंस है 10,000 का, तो ये बैंक ने काट लिया है, ये बैंक ने क्या किया है, काट लिया है। ओके, और काटने के बाद उसको पैसे दिए हैं, क्योंकि तुरंत ही दे रहे हैं इसीलिए, तो डिस्काउंट चार्ज 10,000। तो अभी जो भी बचा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो 2,60,000, 2,60,000, तो जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर आपका 35,500। और जो ए और बी, तो ए का पूछा है आपको यहाँ पर, तो ए का जो इतना भी शेयर है तो 3/5 आपको 3/2 था शेयर दोनों का, तो आपको 3/5 अब कर दोगे 35,000, तो 21,300 ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये आ गया आपका आंसर 21,300। क्लियर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 33. Which of the following commission is allowed by the consignor to consignee to encourage the consignee for the putting hard work introduction the new product in the market? डेल कार्डर नहीं होता। डेल कार्डर कब मिलता है, जब कंसाइनी बेड डेट्स की जो जिम्मेदारी है वो ले लेता है कि बेड डेट्स का पैसा नहीं आता तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसके पैसे दे दूंगा। ओके, या तो फिर मेरी जिम्मेदारी कि बेड डेट से पैसे लाने की, ओके, यानी बेडर से पैसे लाने की, सॉरी। ओके, और बेड डेट्स जो होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी वो लेना चाहिए। ओके, तो इधर कंडीशन में ये होता है, तो ओवर राइडिंग कमीशन, ये आंसर यही है। ओके, ये दोनों नहीं है। एक्स ड्रॉ करता है बिल on the Y 1,80,000 म्यूचुअल अकोमोडेशन in the ratio 2:1 and देखो म्यूचुअल अकोमोडेशन वाला पोर्शन मैंने समझा दिया है। 2:1 में के बेसिस पे एक्स गॉट डिस्काउंटेड for the 1,69,200 and remit 1/3 of the proceed of the Y. How much money should be remit by X to Y at the time of the maturity? So the Y honor the bill. Okay, यानी X को Y को कितने पैसे देने हैं जब Y अपना जो पूरा टोटल अमाउंट है वो पे करे, किसको, बैंक को पे कर दे। ओके, तो 1,20,000 ये आपका आंसर है, बट कैसे, तो वो हम देखते हैं। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं तो आपको इजी रहेगा। देखो, एक्स है, एक्स ने ड्रॉ किया है बिल वाई पे, और वाई ने क्या किया, एक्सेप्ट और साइन करके एक्स को दे दिया। अभी एक्स को पैसे की नीड, दोनों को पैसे की नीड थी, तभी अकोमोडेशन बिल होता है। ओके, तो अभी एक्स ने क्या किया,
कि एक्स ने बैंक में गया और बैंक में डिस्काउंट करवा लिया बिल को, ओके, बट डिस्काउंट करवा कितना 1,69,200 बैंक से मिला, बाकी का जो 10,800 है वो क्या हुआ, तो डिस्काउंट चार्जेस बैंक ने काट लिया है, ओके। फॉर द रिमेनिंग पीरियड जो भी बचा है, यानी उसके पहले भी उन्होंने डायरेक्ट ही करवा लिया, यानी 6 महीने का था, सपोज करिए 6 महीने का बिल था और उसने 1 महीने के अंदर ही उसने क्या करवाया, डायरेक्ट बैंक से डिस्काउंट करवा लिया बैंक बिल, ओके। सो जो 5 मंथ्स जो पड़ा है बैंक के पास, तो बैंक ने उसको 5 मंथ्स का चार्ज काट लिया है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड चार्जेस, ओके। सो ये डिस्काउंट चार्ज बैंक ने काटा है 10,800, तो एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, तो एक्स ने 2:1 का रेशियो था, तो 2 जो पोर्शन है, ओके, तो वो एक्स रख लेगा और 1 जो पोर्शन है वाई को दे गए, यानी कितना रहेगा, तो 1,69,200 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,12,800 और रिमेनिंग पोर्शन जो है 15,6,400 वो आप वाई को एक्स सेंड कर देगा। अभी जो 10,800 चार्जेस था वो भी दोनों में डिवाइड होगा, तो वो 10,800 इंटू 2 जब 1 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो वो यहाँ पे 7,200 और यहाँ पे 3,600, ओके। सो अभी टोटल एक्स का कितना अमाउंट है 1,20,000 और वाई का है 60,000, दोनों मिलाकर 1,80,000 है, यानी अभी जब मैच्योरिटी आएगा तब एक्स के अमाउंट जो है 1,20,000, ओके, तो वो इंक्लूडिंग डिस्काउंट चार्ज होगा, ओके। तो वो क्या होगा कि आपको यानी एक्स को वाई को पे करना रहेगा मैच्योरिटी के पहले या तो फिर मैच्योरिटी के दिन पे, ओके। तो 1,20,000 ऐसे आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, टाइम नहीं है, जल्दी। 35 आंसर। राजू ड्रॉ करता है बिल ऑन द संपत ऑन द 25th October 2021 फॉर 90 days, मैच्योरिटी डेट विल बी द, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड मार्क मैंने किया है, यानी इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है, ओके। तो 25 अक्टूबर है, ओके, उसमें हम 90 डेज यानी हम मैं अप्रॉक्स 3 मंथ्स में लेके चलता हूं, तो हमारा 25 जनवरी 2022 आ जा रहा है, और उसमें भी आपको 3 डेज ग्रेस पीरियड आपको ऐड करना था, तभी आपका 20, बट इंस्टीट्यूट ने ये 3 डेज ग्रेस पीरियड है वो ऐड नहीं किया है, इसीलिए आपका आंसर 25 आ रहा है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, बट हमारा आंसर 3 डेज ऐड करके लेना है, तो 28 जनवरी आएगा। आपके मॉड्यूल में भी आपका जो आंसर है वो आपका 28 जनवरी भी आपको दिया गया है, तो आपका ये एक्चुअली ये आंसर आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, ओके। 36, विच क्लास ऑफ अकाउंट कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट होता है, क्लियर। चलो, ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल एक्सचेंज ऑफ द डिस्काउंटेड नोटिंग चार्ज विल बी इनिशियली पेड, इनिशियली कौन नोटिंग चार्ज पे करता है, जो डिस्काउंटेड यानी डिसऑनर होता है जो भी बिल, ओके, तो बैंक ही, क्योंकि बैंक के पास ही है ना, डिस्काउंट करवा के बाद बैंक के पास गया था, तो बैंक इनिशियली पे कर देगा, ओके। इफ बैंक के पास डिस्काउंट नहीं करवाया होता और डिसऑनर होता तो कौन पे करता, तो ड्रॉ ही पे करता, चलो आगे। 38, मिस वी ड्रॉज अ जेन्युइन बिल, ट्रेड बिल 25,000 6 मंथ के लिए मिस्टर एम पे, ओके। आफ्टर द होल्डिंग बिल 1.5 महीना, रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश, शी इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक 10% अमाउंट, ओके, 10% पर एनम द अमाउंट डिस्काउंटेड बिल, यानी आपका जो डिस्काउंट करवा है ना बिल पे, तो डिस्काउंट ऑन बिल कितना होगा, डिस्काउंट ऑन बिल यानी जो भी आपका चार्ज रहेगा, आपके लिए तो चार्ज ही है वो, डिस्काउंट तो जो है तो बैंक के लिए फायदा है, क्योंकि उतना उसने पैसा कम लिया है, क्योंकि वो भी उतना पीरियड होल्ड करेगा ना, इसीलिए उसका पीरियड उतना होल्ड करने का मतलब कि उसको उतने टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा, उसके बाद पैसा मिलेगा, तो उतने पैसे टाइम का पैसा वो पहले से काट लेती है उसमें से, और बाद में जब भी ड्रॉई से पैसे लेने होते हैं बैंक को, तो वो पूरे लेती है, ऐसा कुछ नहीं, उनको भी डिस्काउंट नहीं मिलता, ओके। सो ये आपको पॉइंट आपको होना चाहिए याद। तो क्या वो करेंगे, डायरेक्टली 25,000 है इंटू रिमेनिंग अमाउंट, यानी 6 महीने का बिल था, बट अभी से 1.5 महीना तो अभी चला गया, बट अभी 4.5 मंथ्स आपको सिर्फ बैंक में रख रहे हो, तो डिवाइड बाई 12 इंटू 10%, तो 937.5 जो आपका डिस्काउंटेड बिल का एंट्री होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे। आगे 39, ऑन द January 1st 2033 मिस्टर एच ड्रू कर रहा है 6 मंथ का बिल ऑन मिस्टर एच
15,000 का। म्यूचुअल अकोमोडेशन, फिर से म्यूचुअल अकोमोडेशन का आ गया। ओके, बिल एज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द मिस्टर एच, एंड मिस्टर एच डिस्काउंट करवा रहा है बैंक में जाके 10% के साथ, और रेमिट कर रहा है 1/3 प्रोसीड द मिस्टर एक्स, और द डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड बाय द मिस्टर एक्स, यानी जो भी डिस्काउंट करना गए थे तब मिस्टर एक्स का कितना पोर्शन रहेगा कि उन्होंने ये चार्ज जो है डिस्काउंट चार्जेस वो पे किए होंगे, मिस्टर एक्स का कितना हिस्सा है, बस उतना ही हमको फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं, चलो आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, नहीं आगे नहीं जाना है। ओके, तो मिस्टर एक्स है, ओके, उन्होंने बिल रेज कर दिया है किस पे, एच पे, और उन्होंने एक्सेप्ट करके भेज दिया है एस को। एस गए बैंक में, बैंक से डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट का अभी कितना कटेगा यानी पैसा, अब कुछ और भी मत समझ लेना, तो कितना कटेगा पैसा। ओके, तो बैंक का तो कितना पैसा कट करके मिस्टर एक्स को देगी, तो 15,000 है, 10 महीना 6 महीने का बिल था। ओके, तो 6 डिवाइडेड 12 तो 70-50 चार्जेस रहेगा, तो वो बात करके बैंक 14,250 वो मिस्टर एक्स को देगी। अभी देखो, अभी क्या बोला था कि मिस्टर एक्स रेमिट कर रहा है 1/3 पोर्शन और टू द मिस्टर एक्स। ओके, प्रोसीड कर रहा है। ओके, तो 1/3 यहाँ पे है, तो अभी जो बचा हुआ है 2/3 पोर्शन, तो 2/3 पोर्शन किसका होगा, तो मिस्टर एस का ही होगा, तो मिस्टर एस 2/3 पोर्शन, यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 2:1 रेशियो में बांटा है। ओके, क्लियर, चलो 2:1 में है, तो अभी जो 14,250 रुपए है तो वो भी 2:1 में बांट लेंगे, तो 9,000 और 4,750 रुपीज। अभी डिस्काउंट जो चार्ज किया था 750 का, ओके, तो वो भी 2:1 रेशियो में भी बढ़ेगा, तो इसका मिस्टर एस का 500 आएगा और इसका भी 250 आएगा। तो ऐसे फाइंड करते हैं, तो आपका फाइंड करने बोला था एस का, तो 500 रुपये आएगा, तो 500 रुपये इसका आंसर है, 500 रुपये, 500 रुपये। ओके, चलो आगे 40। द परफॉर्मा इनवॉइस, द परफॉर्मा इनवॉइस सेंड बाय, परफॉर्मा, जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है ना वो कंसाइनर टू कंसाइनी जाता है, बट जो अकाउंट सेल होता है ना वो कंसाइनी टू कंसाइनर जाता है। क्लियर, अकाउंट सेल ऐसा कुछ है नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट है कि जहां पर आपको सभी चीज का जो कंसाइनी ने सेल किया है उसका सभी इंफॉर्मेशन जाता है किसको, कंसाइनर को जाता है। ओके, तो ये और परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है कि जो भी गुड सेंड किया है तो उसकी वैल्यू और वो सब भी एक इनवॉइस बना के किसको भेजता है, कंसाइनर कंसाइनिटी को भेजता है, तो ये आ जाएगा कंसाइनर टू कंसाइनी। 41, द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट विल बी, तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है ना वो नॉमिनल अकाउंट होता है, बट जो कंसाइनी का अकाउंट है ना वो पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, तो ये आपका ये आंसर है, वो आ जाएगा। चलो आगे, अभी देखो 42 से लेके 47 तक आपका सम चल रहा है। ओके, तो हम पहले बाकी का निपटा लेते हैं, 48 निपटा लेते हैं। 48 क्या बोल रहा है, अकाउंट सेल, मैं अभी बोला पीरियडिकली समरी स्टेटमेंट स्टेंड बाय टू, किसको किसको सेंड कर रहा है, कौन किसको सेंड कर रहा है, यानी मैंने बोला कंसाइनी कंसाइनर को सेंड करेगा, तो ये आ जाएगा आंसर। चलो 49, अकाउंट सेल क्या होता है, तो एक डज नॉट हैव द स्पेसिफिक, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, वो कोई भी फॉर्मेट आप बना के दे सकते हो, बट आपका क्या इन्फॉर्मेशन देना है तो वो मैंने आपको बता दिया आगे। ओके, सो ये चीज है। अभी 15 जो आपका है वो भी आपका क्वेश्चन है, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक्सटेंड क्या कर लिया है वाई को, गुड्स आउट गुड टू वाई। ओके, सेंड गुड्स, सॉरी सेंड आउट गुड्स टू वाई। ओके, और उसकी कॉस्टिंग थी 1,50,000। ओके, गुड्स आर टू बी सोल्ड 33.33333%, ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही याद रखना है। 1/3 का मतलब भी 33.33333 होगा, 0.33333 होगा। ओके, तो 33.33333 आपके कैलसियम में जितने पॉइंट के बाद 3 आए ना वो भर देने के। ओके, फिर क्या होगा, कंसाइनर आस्क्ड टू कंसाइनी टू पे एन एडवांस फॉर द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू जो है ना उसका 60% एडवांस आ जाना चाहिए। ओके, द अमाउंट एडवांस विल बी, तो एडवांस वैल्यू कितनी होगी, तो इजी सम है। देखो डायरेक्ट मैं बता दूं, देखो यहां पर मैं बता देता हूं, 1,50,000 था। ओके, 1,50,000 था, अभी इसका 1,50,000 एवरेज सेल प्लस 3.333333%। ओके, यानी 2 लाख आया। अभी 2 लाख का 60% मिल जाना चाहिए एज ए एडवांस। ओके, तो 2 लाख का 60% यानी कितना होता है, 2 लाख का 60% यानी
6 इंटू 2 यानी 12, तो 1,20,000 आपका क्या होना चाहिए, एडवांस अमाउंट होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? चलो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 1,20,000 आपका आंसर हो जाएगा। वेट, थोड़ा लोड रह रहा है। देखो 1,20,000 आपका आंसर हो गया है, तो 15 का आंसर आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्लियर? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम 43 से स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं? 43, 43। गुड्स विल बी सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस 20% अबव कॉस्ट, यानी 100 रुपए कॉस्ट वैल्यू प्लस 20 रुपीज 20% एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 120% इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, यानी 120% पे हम बेच रहे हो। ओके, फिर क्या बोल रहा है, 1/5 ऑफ द गुड कॉस्टिंग है 60,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट, यानी 1/5 ऑफ द गुड्स, गुड्स कितना था 1/5, ओके 60,000 था वैल्यू, डैमेज हुआ है इन ट्रांजिट। फाइंड आउट द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेल्ड ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस, कितना सेंड कंसाइनमेंट बेसिस पे सेंड किया था। तो आ जाओ, चलो सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। देखो 42, 42 तो हो गया, नहीं हुआ? वेट, हमारा कौन सा एमसीक्यू है ये? ओके, मिस कर दिए हम, 43 पे चले गए, कोई बात नहीं, पहले 42 कर लेते हैं, बाद में 42 करेंगे। ओके, क्या बोल रहे हैं, के कोलकाता सेंड आउट द 4,000 बैग्स टू जूटो टी ऑफ द तमिलनाडु कॉस्टिंग 2,200 ईच, यानी 4,000 इंटू 200 जो भी आपका कॉस्ट आएगा वो अपने उतनी अमाउंट का भेजा है, किसको, टी तमिलनाडु में, टी को। कंसाइनर का एक्सपेंस है 2,000, वाई नॉन सेलिंग एक्सपेंस है 2,000, सेलिंग एक्सपेंस हम काउंट नहीं करते, किसका, तो कंसाइनी का। ओके, फिर 3,000 बैग्स वर सोल्ड बाय वाई और द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक, यानी जो भी क्लोजिंग वैल्यू है तो उसका वैल्यू कितना रह बचेगा वो आपको फाइंड करना है। तो इजी है, देखो आंसर 42, वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला थे कि आपको पहले गुड्स सेंड कर कॉस्ट लेना है, तो यानी 400 इंटू 200 यानी 80,000 आपका मिल जाएगा। फिर कंसाइनर का कॉस्ट ले लेना है 2,000 था। फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, इसमें सेलिंग एक्सपेंस लेना नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड। ओके, सेलिंग एक्सपेंस आप कंसिडर नहीं होता 2,000, तो टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा 84,000। तो टोटल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा 84,000। अभी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू क्या है कि जो भी आपका टोटल कॉस्ट आया वो अभी अनसोल्ड स्टॉक, यानी अनसोल्ड कितना है 4,000 माइनस 300, क्योंकि जो ये सोल्ड हो चुका है तो अभी अनसोल्ड तो 100 ही बचा है और डिवाइडेड बाई 400 टोटल बैग्स जो है, तो 21,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो 21,000 आपका आंसर रहेगा। देखो 21,000 आपका आंसर आ गया। अभी बोलता है 43, 43 में अभी हमने पढ़ लिया है तो अभी हम डायरेक्ट सॉल्व ही करेंगे। 43 में क्या है कि 1/5 यानी कितना, 1/5 तो हमारा गुड्स इन ट्रांजिट हुआ था, ओके लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ था, तो 20% लॉस्ट इन ट्रांजिट है, तो 20% 60,000 पे है, यानी 20% का वैल्यू 60,000 है, तो हमको 100% का वैल्यू फाइंड करना है, तो मिल जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना रहेगा 3 लाख, यानी हमारी जो कॉस्ट है वो 3 लाख थी, और 3 लाख में से हमारा 60,000 तो लॉस्ट हुआ है इन द ट्रांजिशन, वो कोई बात नहीं, बट 3,000 हम 3 लाख मिल गया। अभी इनवॉइस प्राइस हमको पूछ रहा था, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 20%, यानी 3 लाख प्लस 20% हम करेंगे तो 3,60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओके, क्लियर ये भी। तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका आंसर सी 3,60,000। 44, एक्स कोलकाता सेंड आउट द 100 बैग्स वाई दिल्ली कॉस्टिंग 2,200 रुपीज ईच है, यानी 100 बॉक्स का 200। ओके, फिर कंसाइनर का एक्सपेंस है 4,000, कंसाइनी एक्सपेंस जो है वो नॉन सेलिंग हमको लेंगे, सेलिंग हम लेते नहीं है,
वो सिर्फ कंसाइनर का लेते हैं। 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट और 2/3 बॉक्सेस जो रिसीव किए हैं कंसाइनी ने वो सोल्ड कर दिए, तो अमाउंट ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी द कितना होगा। तो आ जाओ देख लेते हैं इसका भी आंसर। ओके, देखो 44 क्या बोल रहा है। पहले तो गुड सेंट ऑन कंसाइन में कितना था, 100 इंटू 200 यानी 20,000 प्लस कंसाइनर का एक्सपेंस कितना था 4,000। क्लियर। माइनस करेंगे लॉस्ट इन ट्रांजिस्ट। लॉस्ट इन ट्रांजिस्ट कितना हुआ था, तो 10 गुड्स था, 10 बॉक्सेस था आउट ऑफ 100 बॉक्सेस इंटू 24,000, ये जो हमारा पूरा टोटल जो था 24,000 ये। तो इसका हम ले लेंगे क्योंकि ये कंसाइनर का ही सिर्फ था तो लॉस उसका ही माना जाएगा, दूसरे कंसाइनर का कोई इफेक्ट नहीं आएगी। तो 2400 का कि लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है इसीलिए, तो 2400 बात कर देंगे। और फिर जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है कंसाइनी का वो ले लेंगे 900, बट उसमें जो सेलिंग एक्सपेंस होता है वो हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो हम जो भी कॉस्ट आ गया वो आ गया 22,500। अभी देखो 100 बॉक्स है, उसमें से 1/10 तो लॉस्ट हो गए, यानी 10 बॉक्स हो गए, तो 90 बॉक्स थे। अभी 90 बॉक्स में 2/3 जो है सोल्ड हो गए, बट 1/3 जो है वो भी अभी अनसोल्ड है, यानी 60 बॉक्स जो थे वो सोल्ड हो चुके हैं, 30 बॉक्स अभी भी है, यानी 90 के वन करना है हमको। ओके, तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू 22,500 इंटू 30 जो अनसोल्ड है ये वाली वैल्यू। ओके, और माइनस क्या करना है, 100 माइनस जो भी हमारा लॉस्ट इन ट्रांजिट था, लॉस्ट सॉरी लॉस्ट इन ट्रांजिट। ओके, तो 90 बॉक्स आ गया। ओके, तो 30 डिवाइड बाई 90 तो यानी 7,500 आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। चलो देखो, ये ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट आंसर है, जो आपका 7,000। वेट, वेट एक मिनट लोड हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7,500। ओके, चलो 45 सेंड गुड्स टू कॉस्टिंग 2 लाख। ओके, इन्हें बी को गुड्स सेंड किया है 2 लाख का, और कंसाइनर एक्सपेंस जो है वो 5,000 है, कंसाइनर का जो एक्सपेंस है वो इन रिलेशन टू सेल 3,000 है, 4/5 ऑफ द गुड्स है जो है वो सोल्ड 20% अबव कॉस्ट पे किया है, तो प्रॉफिट ऑन द कंसाइनमेंट कितना होगा। गुड क्वेश्चन। ओके, तो फिर से एक बार, ए ने बी को गुड्स सेंड किया है 3 लाख का, कंसाइनर का जो एक्सपेंस है वो 5,000 है, बट कंसाइनमेंट का जो एक्सपेंस है वो रिलेशन टू सेल्स है वो 3,000, तो ये भी हम काउंट करेंगे दोनों। 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड किया है, 4/5 ऑफ द गुड्स यानी 2 लाख, 2 लाख जो है उसका 4/5 ऑफ द गुड्स हमने सोल्ड कर दिया है। ओके, किस केस पे 20% अबो कॉस्ट पे, यानी जो भी आएगा उसमें हम 20% ऐड कर देंगे। ओके, और दूसरी बात कि जो भी हमारा कंसर्नर का जो एक्सपेंस है 5,000, तो वो भी हम 4/5 गुड पे हम लेंगे क्योंकि उतना ही हमारा सोल्ड हुआ है तो उतना ही रखेंगे, बट जो एक्सपेंस रिलेशन टू सेल्स है वो 3,000 उस पर हम 4/5 नहीं करेंगे तो उतना ही एक्सपेंस लगा है सेल्स करने के लिए। ओके, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट हम कर लेंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं। 45। ओके, तो 45 का आंसर कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट 2 लाख। ओके, फिर बोला नॉन सेलिंग कंसाइनर एक्सपेंस सेल्स एक्सपेंस तो 5,000, तो उसका 4/5 हम करेंगे तो 4,000 ये आ जाएगा। फिर कंसाइनर का एक्सपेंस जो सेल्स का है वो 3,000 ही रहेगा। फिर सेल्स किया है कितना, 2 लाख का 4/5 गुड्स, और उसमें हम प्लस कर देंगे 20%, तो 1,21,1 तो ये आ जाएगा 1,60,000 प्लस 20,000 20%, तो 1,92,000। अभी जो 1/5 पड़ा बचा है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का, तो वो भी हम लिख देंगे 40,000, तो 2,32,000, 2,32,000 जो बैलेंस शीट फिगर आ गया 25,000, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपका 25,000 जो है वो आपका प्रॉफिट आ गया है। ओके, ये आंसर जो है वो, आगे चलते हैं। 46
क्या बोल रहा है 46 एक्स ऑफ द कलकत्ता सेंट आउट द सर्टेन गुड्स कॉस्ट प्लस 25% इनवर्स वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंड आउट 2 लाख रुपीज। ओके, इनवर्स वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज, यानी इनवर्स प्राइस वैल्यू बोला है 2 लाख रुपीज, यानी 125% का वैल्यू जो बोला है वो 2 लाख है। तो 125% जो वैल्यू है उसका वैल्यू बोल रहा है 2 लाख। प्रॉफिट ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द कंसर्न 1,76,000, कमीशन 2% आपको बोला गया अप टू इनवॉइस वैल्यू एंड द 10% ऑफ द एनी सरप्लस अबव द इनवॉइस वैल्यू अमाउंट कमीशन कितना होगा। ओके, कमीशन 2% आपको देना है ऑन द सेल्स वैल्यू, ओके, या तो इनवॉइस वैल्यू, एंड 10% एनी सरप्लस अबव द इनवॉइस वैल्यू तो आपको फाइंड करना है। ओके, 1,60,000 है, सोल्ड किया है, फोर गुड्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ हमारा 46 आंसर पे, क्या बोल रहा है देखो। पहली चीज आपको क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट प्लस 25% इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, तो 100 प्लस 25 यानी 120%, तो आपका 2 लाख है वो 120% पे, बट 100% पे कितना है तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो 1,60,000 जो है वो कॉस्ट है आपकी आ गई। बट आपने बेचा कितने में, सेल सोल्ड किया है 1,76,000 में, यानी 16,000 के प्रॉफिट में आपने सोल्ड किया है। तो अभी कमीशन जो है वो 2% तो आपको 1,60,000 या जो एक्चुअल प्राइस है उस पर आपको देना पड़ेगा, और प्लस 10% देना है एडिशनल सेल, जो कितना है 1,26,000 डिवाइड माइनस 1,60,000, तो उसका 10% यानी 1,600 रुपए, तो आपका टोटल आ जाएगा 4,800 रुपीज कमीशन आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर 46 है। चलो, तो आपका आंसर जो ए है वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4,800 रुपीज। ओके, अभी 47 लास्ट वन, एक्स कोलकाता send out the costing 1 lakh rupees to Y and Delhi to Delhi. 3/4 of the goods were sold by the consignee for 70,000 rupees. Commission exceed cost price. The amount commission will be, देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या होता है, नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन है ना पॉसिबल नहीं है फाइंड करने के लिए कमीशन, क्योंकि विदाउट एनी परसेंटेज ऑफ कमीशन हाउ कैन वी फाइंड। ओके, पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि परसेंटेज कितना लेना है वो पता ही नहीं चलता। अभी यहाँ पे बोल दिया इन लोगों ने सिर्फ कमीशन जो है वो एक्सीड है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस यानी मैं तो डायरेक्ट 10,000 आएगा, बट उसमें ऑप्शन ही नहीं है। सपोज करो, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखो ये आपका 47 है। ओके चलो मैं बताता हूँ। देखो आपका गुड का कॉस्टिंग कितना था 1 लाख, उसमें से अपने 3/4 गुड सोल्ड किया है 60,000 में। ओके सॉरी, 3/4 गिफ्ट कितना होता है 1 लाख का 3/4 यानी आपका जो भी है यानी 60% होगा 350 यानी। ओके, शायद मैं भी कंफ्यूज ना हूं, देख लेता हूँ। 3 डिवाइडेड 5 60% है। ओके, तो 60% आपका 60,000 है, उसको आपको सोल्ड किया है 70,000 में, तो मुझे जो डिफरेंस मिला है वो है 10,000। तो क्या मैं इसको ही कमीशन दे दूं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल होगा ना, परसेंटेज तो भी कुछ देना ही पड़ेगा। 10,000 प्रॉफिट जो मैं दे दूंगा कंसाइनी को, तो मेरे पास क्या रहेगा, कुछ नहीं। तो ऐसे तो मैं लॉस में क्यों कंसाइनी को मैं माल ही भेजू और प्रॉफिट ऐसे ही कमाऊं, यानी मुझे प्रॉफिट तो मिला ही नहीं। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैं देखने जाऊं तो मैंने अज्यूम किया था 4% लेके, 4% मैंने अज्यूम किया है लेके, तो मेरा 2,800 आ रहा है नियर बाय, बट इंस्टीट्यूट का आंसर कितना आ रहा है, इंस्टीट्यूट का आंसर बोल रहा है 2,833। ओके, तो मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, यानी उसको मैंने डिवाइड बाय 70,000 किया इंटू 100 किया, तो मेरा निकल के आया आंसर 4.05%। ओके, तो ये आंसर मुझे निकल के आया, तो बट ये परसेंटेज ही नहीं दिया तो मैं कैलकुलेट भी कैसे करूं। ओके, ये परसेंटेज तो मुझे देना चाहिए, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आपका जो यानी क्वेश्चन अधूरा है, कि यानी आपका क्वेश्चन जो है वो भी पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आपको दिए गए नहीं है। और ऐसे ही आपको परसेंटेज नहीं दिए गए तो आप डायरेक्ट ऊपर ऊपर से आप नहीं हवाबाजी कर सकते, क्योंकि अदरवाइज मैं 4% लेके मैं अज्यूम कर लेता। ओके, तो मेरा तो 28,000 आ जाता है, तो ऑप्शन तो है उसमें, देखो मैं दिखाता हूँ 2800 भी ऑप्शन है। देखो डी ऑप्शन देखो 2800 है, फिर 2,833 भी है,
29 भी है, 39 भी, यानी मैं 4% में प्लस करता जाऊंगा कुछ अमाउंट, तो ये सब में मुझे मिल जाएंगे। ओके, सो ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बहुत अभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे परसेंटेज दिए गए होते तो मैं इजीली वो निकाल पाता। ओके, तो ये मुझे क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। ओके, और किसी को भी आंसर मिले कि 47 का ऐसे सर हो सकता है, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि 47 जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे आ सकता है। ओके, क्लियर। और अभी आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं, समाप्त होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम 50 कवर करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में 50 कवर करेंगे, ऐसे हम सभी सब्जेक्ट कवर करते जाएंगे और एक एक हमारा जो सब्जेक्ट है उसको भी हम कवर करते जाएंगे। यानी ये पूरा आपका सीएम इंटर का सिलेबस हम पूरा खत्म कर देंगे। और जहां पर भी मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है तो उसको एक बार देख लेना, और ऐसा ना हो कि आप इंस्टीट्यूट के आंसर को फॉलो करते रह जाए और आपका इंस्टीट्यूट जब एग्जामिनेशन ले और वही क्वेश्चन डाले और उसका आंसर सही करके लिख दे, तब आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ओके, और ऐसा भी होगा, ऐसा ही होगा। ओके, तो बी प्रिपेयर, और जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगे हैं, मैंने यानी रेड मार्क करवाया, तो उसको आप एक बार फोकस कर लेना, ध्यान से कर लेना। ओके, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन आपको जो हो तो वो आप कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात कि जिन लोगों ने भी ये भी तो वो हमारी जो सातत्य एकेडमी की चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत ही मिल जाए। ओके, और दूसरी बात कि ये और बहुत सारे लोगों को सीए में इंटर में अभी बहुत ये एमसीक्यू का माहौल बनेगा, तो आप अभी दिसंबर 24 में अभी एग्जाम आने वाली, तो सभी को शेयर कर देना। ओके, और सभी को यूजफुल हो जाए, तो अभी 50-50 हम एमसीक्यू